Hello student, myself Sudhanshu Ranjan. I am going to discuss the paper solution of part test 4. In section A, if a freely falling body covers half of its total distance in last second of its journey, then its time of fall will be. Question 1 में क्या बोला जा रहा है? Question 1 में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट t सेकेंड तक फ्री फॉल कर रही है, लास्ट के 1 सेकेंड में अगर ये x डिस्टेंस कवर कर रही है तो पहले t-1 सेकेंड में भी ये x डिस्टेंस कवर कर रही होगी। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना किया गया 2x। सो 2x इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ हाफ ct²। यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो टाइम लग रहा है दैट इज t-1 और ये डिस्टेंस कितना कवर किया गया x डिस्टेंस कवर किया गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू व्हाट हाफ gt-1 का होल स्क्वायर। इस दो इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए x के जगह पर अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो 2 इंटू व्हाट हाफ इंटू z इंटू t-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ gt²। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हाफ g से हाफ g यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो t-1 डिवाइडेड बाई t का होल स्क्वायर कर ले एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2। इसका मतलब है यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ t-1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू व्हाट 1/√2। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो √2 t-√2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर t लिख लूँ एंड इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ t इंटू वॉट √2-1 इज इक्वल टू √2। t इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय √2-1। इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा √2 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉट 2 प्लस √2। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 2 प्लस √2, मतलब टोटल टाइम जो फॉल करने का जो टाइम होगा वो 2 प्लस √2 सेकेंड होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड्स अपन। जस्ट रिमेंबर दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करता है कि जो बॉडी बनाई गई है वो किस मटेरियल से बनाई गई है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो इसका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। डायरेक्टली आपको ये थ्योरेटिकली याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करता है और ना ही मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 न्यूटन, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर विल बी। यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस व्हाट ए डॉट बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया। ए क्रॉस बी को मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस व्हाट ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ए बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी ए बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, दैट इज ए बी का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया गया है दैट इज 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा 3 न्यूटन दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट okay, let's go for question number 4. A uniform meter rod is bent in L shape at its midpoint at 90 degree to each other. The distance of center of mass from the bent point will be. क्वेश्चन नंबर 4 में मीटर रॉड की बात की गई है। मीटर रॉड मतलब जो रॉड होगा वो 1 मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा। ये बेंड पॉइंट है, ये जो बेंड किया गया है 90 डिग्री एंगल पे है। ऑब्वियसली अगर मीटर रॉड है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ हाफ मीटर होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा हाफ मीटर हो जाएगा। इस वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे लाई करेगा और मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेंड पॉइंट से दैट इज 1/4 मीटर। इस वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे लाई करेगा और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1/4 मीटर। इस वाले पार्ट का जो मास होगा और इस वाले पार्ट का जो मास होगा वो सेम मास होगा।
अगर सेम मास है ऑब्वियसली, तो इस दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे। तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी होगा। अगर मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ये हमारा 1/4 है, ये हमारा 1/4 है, तो ये वाला जो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ है दैट इज व्हाट 1/4 √2। तो अगर ध्यान से देखें, हमें ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है बेंड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। तो बेंड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन इज 1/4, this one is 1/4 √2, तो this part will be what 1/4 √2 divided by 2। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हो जाएगा 1/4 √2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक 1/4 √2 है, ये वाला डिस्टेंस हमारा 1/4 है, तो ये डिस्टेंस हमें पता करना है। तो आप ध्यान से देखें, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दैट इज 1/4 का होल स्क्वायर माइनस व्हाट 1/4 √2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करें तो यहाँ पर सिंपली क्या 1/4 को बाहर कर ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/2। सो 1/4 इंटू 1/√2 दैट इज 1/4 √2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज डबल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 SHM से रिलेटेड है, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड टोटल एनर्जी। यहाँ पर जस्ट रिमेंबर दैट मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है कितना, a ओमेगा। मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है वो भी कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर a। मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। इसमें क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि पार्टिकल का अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाता है तो कौन सी क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वही क्वांटिटी डबल होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एम्पलीट्यूड अगर यहाँ पर डबल कर देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी डबल हो जाएगी। एम्पलीट्यूड यहाँ डबल किया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। तो कौन सा, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये दोनों एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइड टू 2 रिजिड सपोर्ट्स इज 60 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन इट इज। क्वेश्चन नंबर 6 वेव से रिलेटेड है। एक स्ट्रिंग है जिसे 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बोल दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और इसमें बोला गया है मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ तब प्रोड्यूस होगी जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ एक ही लूप पॉसिबल है। एक लूप पॉसिबल है, इसका मतलब एक लूप का जो लेंथ होता है वो लैम्डा के टर्म में होता है λ/2। सिंस λ/2 इज इक्वल टू L, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ λ इज इक्वल टू 2L। 2L मतलब यहाँ पर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप इज 60 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन विल बी। पहली बात तो ये हम समझ ले, जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की हम बात करते हैं तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलती है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक्स एंड थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है सेवंथ हार्मोनिक्स। सो फर्स्ट ओवरटोन है 60 हर्ट्ज, इसका मतलब है 3f0 इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, वेयर f0 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो f0 इज इक्वल टू, मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं 20 हर्ट्ज। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मतलब सेवंथ हार्मोनिक्स। सेवंथ हार्मोनिक्स मतलब 7f0, that is 7 into what 20, and this will be equal to what 140 hertz. So question number 7 का option A correct है। Let's go for question number 8. A material has normal density rho and bulk modulus K. The increase in the density of the material when it is subjected to an excess pressure P from all sides is. Question number 8 की अगर बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है द इंक्रीज इन डेंसिटी, इसका मतलब है चेंज इन डेंसिटी। हमें मालूम है कि अगर आप किसी भी मटेरियल पे अगर आप एक्सेस प्रेशर देते हो
तो मास में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप प्रेशर देते हो तो वॉल्यूम चेंज होती है और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से डेंसिटी चेंज होती है। तो हमें ये पहले से मालूम है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूँ तो ये इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। एक बार वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करें और डेंसिटी को एज इट इज रखें तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, v इंटू डेल्टा रो प्लस रो इंटू डेल्टा वी। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। ध्यान से देखें, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी विथ नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। आपसे डेल्टा रो पूछा गया है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है दैट इज के। के इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई व्हाट, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी माइनस के साथ। के क्वेश्चन में दे दिया गया है, जो प्रेशर है वो आपको दे दिया गया दैट इज प्रेशर पी माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो, डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। आपसे पूछा गया डेल्टा रो, ये रो ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा रो इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, दैट इज पी इंटू रो डिवाइडेड बाई व्हाट, के। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 9. Two gases A and B having same pressure P, volume V and temperature T are mixed. If mixture have volume and temperature as V and T respectively, then the pressure of the mixture is. Question number 9 की अगर बात करें, there are two gases जिनका pressure, volume and temperature same है। तो अगर मैं बोलूं कि पहले वाले गैस का नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं N1 बोलूं, N1 will be equal to PV divided by RT। दूसरे गैस का N2 दैट इज PV डिवाइडेड बाई RT। अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी N1 प्लस N2 एंड दिस विल बी व्हाट, 2 PV डिवाइडेड बाई RT। अब बोल दिया गया है कि जब इन दोनों को मिला लिया गया, मिलाने के बाद इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा क्या है, सेम है। तो आपसे ये पूछा गया प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर मिला लिया गया तो इसका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज पी डैश। वॉल्यूम हमारा सेम है, डिवाइडेड बाय व्हाट, RT। सो पी डैश वी डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 2 PV डिवाइडेड बाय RT। वी डिवाइडेड बाय RT, वी डिवाइडेड बाय RT इज कैंसल। सो पी डैश इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 2P। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 200 केल्विन इज 544 वाट, इट्स सरफेस एरिया इज। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड है, यहाँ पर एरिया आपसे पूछा गया है। एरिया इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। पावर आपको दिया गया है, पावर कितना है 544 वाट डिवाइडेड बाय सिग्मा भी दिया गया है, दैट इज 5.67 इंटू व्हाट, 10 टू द पावर -8 इंटू टी टू द पावर 4। टी टू द पावर 4 मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 200 टू द पावर 4। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 11. Initially a sphere A has charge -60 electron and a sphere B has charge of +20 electron. The sphere are made of conducting material and are identical in size. If a spheres touch each other, the resulting charge on a sphere A will be. क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो दो आइडेंटिकल स्फीयर लिया गया है। आइडेंटिकल स्फीयर मतलब दोनों का रेडियस सेम होगा। एक पे जो चार्ज दिया गया है दैट इज -60 इलेक्ट्रॉन और दूसरे पे जो चार्ज दिया गया है +20 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों कंडक्टिंग मटेरियल को टच कराया जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चार्ज कब तक फ्लो करते हैं? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई R। सिंस दोनों स्फीयर हमारा आइडेंटिकल है, इसका मतलब है दोनों का रेडियस सेम होगा। तो दोनों के पोटेंशियल का कंडीशन, दोनों के पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो उसका कंडीशन क्या होगा कि दोनों स्फीयर पे जो चार्जेस होंगे वो सेम होने चाहिए। तो इनिशियली जो चार्ज है, चार्ज विल बी कंजर्व्ड। तो इनिशियली जितना चार्ज है फाइनली भी चार्ज उतना ही रहेगा टच करने के बाद भी। तो अगर मैं यहाँ पर Q टोटल बोलूँ तो यहाँ पर बोल सकता हूँ -40 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को टच कराया जाएगा तो दोनों इक्वी पोटेंशियल पे होंगे, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा।
इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, इसका मतलब इस पे चार्ज और इस पे चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टोटल चार्ज क्या है -20 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी -20 होगा और इस पे भी -20 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये स्फीयर ए है तो स्फीयर ए पे जो चार्ज होंगे वो कितना होगा, -20 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग। किसके अलोंग है? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है एक स्क्वायर है, उसके वर्टाइसेस पे चार्जेस रखे गए हैं। यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज +3q, यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज -q, यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज +q और यहाँ पर भी चार्ज है वो +q। सेंटर पे आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी x होगा। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी x होगा। हमें मालूम है किसी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, KQ डिवाइडेड बाई R²। क्लियर है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो अगर मैं इस चार्ज की वजह से बोलूं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E बोल दूं तो E इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, KQ डिवाइडेड बाई x²। अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो इधर होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर 3q है। पहले q की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो 3q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 3e। यहाँ पर +q है, +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, और q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड E होगा, डायरेक्शन ये होगा। -q की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और ये भी कितना होगा, E होगा। अगर ध्यान से देखें, along this direction electric field is 3, along this direction electric field is E. So net electric field along this direction will be what? That will be 2E. Net electric field along this direction will be 2E. ध्यान से देखें, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज 2E√2। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, और ये लाइन जो दिखाई दे रहा है वो लाइन कौन सा है, BA। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 13 फार्मूला बेस्ड है। चेंज इन रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमें मालूम है, रेजिस्टिविटी into change in temperature with some coefficient. This coefficient is what? Coefficient of resistivity. क्वेश्चन में बोला गया है fractional change in resistivity per unit change in temperature, and that is equal to what? Alpha. And alpha is nothing but coefficient of resistivity. So question number 13 का B correct है। Let's go for question number 14. The energy stored in 2 microfarad capacitor as shown in the circuit in steady state will be. इसमें आपसे ये पूछा गया कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगी, कब, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो कैपेसिटर है एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो मैंने यहाँ पर सर्किट को ओपन कर दिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। ये सर्किट हमारा ओपन है, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, तो ध्यान से देखिए करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये हायर पोटेंशियल है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो अगर ध्यान से देखिए यही हमारा क्लोज सर्किट बच जाता है। दैट इज पोटेंशियल कितना है हमारा, या वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 ओम एंड 1 ओम सीरीज में हो जाएगा, दैट इज 2 ओम। तो यहाँ से जो करंट पास करेगा दैट इज 2 एम्पियर। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ इंटर कर रहा है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। 2 एम्पियर, यहाँ पर जो करंट जा रहा है 2 एम्पियर, 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ध्यान से देखिए ये वाली सर्किट और ये वाली सर्किट पैरेलल है। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है तो यहाँ पर कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा, तो सारा वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस एपियर होगा, दैट विल बी 2 वोल्ट।
हमें एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर निकालने के लिए बोला गया था, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या लिखा जाए, हाफ सी वी स्क्वायर। सी हमारा कितना है 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा जाए 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻6, इसका मतलब है 4 माइक्रोजूल। दिस वुड बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15. A small square loop of wire of its side L is kept inside a large square loop of wire its side capital L. The loops are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is proportional to. Current I is passing through the outer loop. क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड कैपिटल L है, एक स्मॉल स्क्वायर लूप है जिसका साइड स्मॉल l है। इससे जो करंट पास कर रही है वो I पास कर रही है। अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है और क्वेश्चन में ये बोला गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला सिर्फ लगा लेंगे, पूरा फॉर्मूला जानने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ से करंट I पास कर रहा है तो करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक वायर है जिसमें I करंट पास कर रहा है, अगर d डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा L/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ L/2। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/L। अच्छा, एक वायर की वजह से जो होगा, बाकी 4 वायर की वजह से अगर मुझे निकालना है तो इस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। लेकिन 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से कांस्टेंट टर्म ही आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया। अगर मुझे यहाँ पर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, B.A BA cos थीटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर देखा जाए सेम डायरेक्शन में है तो cos 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/L और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L²। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/L इंटू व्हाट, एरिया, दैट इज L²। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल L² डिवाइडेड बाई कैपिटल L। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ ए करंट कैरिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल वायर ऑफ साइड लेंथ ए एज शोन इन द फिगर विल बी। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगुलर शेप में एक वायर है जिससे करंट पास कर रही है कितना, यहाँ पर I। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर करंट कितना पास कर रही है, I। इसका जो साइड लेंथ है अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये साइड कितना है, A है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एक वायर की वजह से निकालने और 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो D है अगर मैं ये D बोलूँ तो ये हमें मालूम होना चाहिए A/2√3 होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये वाला एंगल, अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल कितना होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0 इंटू I डिवाइडेड बाई व्हाट, 4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर ध्यान से देखें तो μ0 इंटू I तो हमारा स्मॉल I है, डिवाइडेड बाई 4πd, d के जगह पर अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा A/2√3। साइन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितना है, 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3। ये ऊपर चला जाएगा, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √3 ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा 3 μ0 टाइम्स I डिवाइडेड बाई व्हाट, 2πA। तो ये एक वायर की वजह से यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 9 μ0 टाइम्स I डिवाइडेड बाई व्हाट, 2πA। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17.
At a frequency omega naught, the reactance of a certain capacitor equal to that of certain inductor. If frequency change to 2 omega naught, the ratio of reactance of the inductor to that of capacitor is. जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो हमें मालूम है कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या बोल दिया गया है, एक्सी. एक्सएल क्या होगा, ओमेगा नॉट इंटू एल इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई ओमेगा नॉट इंटू सी. सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, या ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 बाई एल सी. अब बोला गया फ्रीक्वेंसी अगर 2 ओमेगा नॉट हो जाती है तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर टू दैट कैपेसिटर कितनी होगी. तो एक्सएल डिवाइडेड बाई एक्सी आपसे फिर से पूछा गया. जब फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा नॉट, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा नॉट सी. थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर एल इंटू सी. अच्छा, ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना है, 1 बाई एल सी. अगर मैं यहाँ पर 1 बाई एल सी पुट करूँ तो एल सी से एल सी कैंसिल हो जाएगा. सो ये कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 4:1. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18. At what distance from a convex mirror of focal length 2 meters should a boy stand so that his image has height equal to half of the original height? क्वेश्चन 18 में ये बोला गया बॉय को कहाँ पे खड़ा रहना चाहिए फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर सो दैट इसका इमेज जो होगा वो ओरिजिनल हाइट का आधा होगा. तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मैग्निफिकेशन की, अगर मैं बात करूँ तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया दैट इज हाफ, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई यू. अगर मिरर के सामने अगर खड़ा रहता है तो u क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू व्हाट, हाफ. v डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू हाफ. इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई 2. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई एफ. 1 बाई वी के जगह पर अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइडेड बाई यू माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई एफ. और फोकल लेंथ यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 मीटर. सो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ इसे सॉल्व करूँ सो 1 बाई यू इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2. सो यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट. द फर्स्ट मिनिमा of diffraction pattern is obtained at 4 mm from the center. The screen is at the distance of 2 meter from the slit. The slit width will be. क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो y होगा, y मतलब डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज. तो अगर मैं बोलूँ y जो होगा दैट इज लेमडा d डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा, स्मॉल d. सो यहाँ पर हमें d पता करना है, d इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, लेमडा d डिवाइडेड बाई y. लेमडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6. यहाँ पर d दे दिया गया डिस्टेंस दैट इज 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, y जो दिया गया है y 4 मिलीमीटर दिया गया मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3. 10 टू द पावर -3 से ये 10 टू द पावर -3 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 0.3 टाइम में कैंसिल. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.3 मिलीमीटर. सो जो स्लिट विड्थ है वो कितना है, 0.3 मिलीमीटर. मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है. Let's go for question number 20. If the kinetic energy of free electron is doubled, its de Broglie wavelength changes by a factor. अगर मैं de Broglie क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो de Broglie wavelength is inversely proportional to what, अंडर रूट के. काइनेटिक एनर्जी अगर 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो de Broglie wavelength 1/√2 टाइम्स चेंज हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा है, डी हमारा सही होगा. Let's go for question number 21. The Boolean expression for the given circuit is. अगर इस सर्किट को ही देखते हैं तो सर्किट को देखने ही से पता चल रहा है, ध्यान से देखें. तो अगर मैं बोलूँ ए, यहाँ से अगर जो इनपुट जा रही है दैट इज ए, यहाँ से जो इनपुट जा रही है दैट इज ए बार, तो आउटपुट अगर एंड गेट का बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बार. तो क्वेश्चन नंबर 21 का अगर बोलूँ तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है. Let's go for question number 22. A vector of length L is turned through an angle of theta about its tail. What is the change in position vector of its head? क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एक वेक्टर है जिसका लेंथ हमारा L है. अगर इसे टर्न किया जाता है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, अबाउट इट्स टेल, देन व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ इट्स हेड.
अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो अगर मैं बोलूँ कि एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर हमारा बी है, तो इनका जो एडिशन होता है ये हमारा डायगोनल जो बताता है वो हमारा ए प्लस बी बताता है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 2a cos थीटा बाई 2। लेकिन ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल बताता है b माइनस ए, और b माइनस ए जो होता है, b माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड होता है आपका 2a साइन थीटा बाई 2। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड l है, ये वेक्टर भी मैग्नीट्यूड l है, तो ये हमारा डिफरेंस है, तो डिफरेंस का जो होगा दैट इज 2l साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एज ए फंक्शन ऑफ टाइम is given as 5 plus 2ta square where t is in second. The increase in kinetic energy 2 seconds after the motion is. क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट 5 प्लस 2ta स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात की जा रही है, तो सबसे पहले ये पता कर ले कि वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 40। t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बोलूँ तो वेलोसिटी कितनी है? 0 है। t इज इक्वल टू अगर 2 सेकेंड पे बोलूँ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू m। m कितना दिया हुआ है? दैट इज 2 kg इंटू वॉट 8 स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, दैट इज 64 जूल। इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 64 माइनस 0 दैट इज 64 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 24. A body of mass 10 kg is thrown upward with a velocity of 98 meter per second. Simultaneously, another body is dropped from a tower. After 2 seconds, their momenta are found to be same in magnitude. The mass of freely falling body is. Question number 24 की अगर बात करें तो ये बोला गया है कि एक बॉडी को टावर से ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। दूसरे बॉडी को उसके बॉटम से ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड, जिसका मास दे दिया गया है, और मास कितना दे दिया गया है? 10 kg। बोला गया 2 सेकेंड के बाद दोनों का मोमेंटम सेम है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 2 सेकेंड के बाद मान लो कि ये बॉडी यहाँ पर पहुंच गई, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा? u माइनस जी टी। यू कितना है हमारा? 98 माइनस जी हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 9.8 इंटू 2। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ कॉमन ले ले, कॉमन अगर मैं यहाँ पर 98 ले लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दैट इज 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 98 दैट इज 0.2। तो यहाँ पर कितना? 98 इंटू 0.8। वेलोसिटी इतनी हो गई, इसका मास हमें मालूम है 10 kg। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको अगर 1 मान लूँ तो इसका मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 98 इंटू 0.8 इंटू 10 दैट इज व्हाट 98 इंटू 8। अगर मैं इस बॉल की बात करूं या इस बॉडी की बात करूं तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? g इंटू टी। जी कितना? 9.8 इंटू वॉट 2। और इसका मोमेंटम, इसको अगर मैं 2 मान लूं तो इसका मोमेंटम अगर मैं बोलूं, इसका मोमेंटम अगर p2 लिख लूं तो इसका मोमेंटम p2 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास हमें कैलकुलेट करना है, तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज व्हाट 9.8 इंटू 2। मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए। मोमेंटम सेम मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू व्हाट 9.8 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट 98 इंटू 8। ध्यान से देखें, ये 2 से 4 टाइम में कैंसल, 9.8 से ये 10 टाइम में कैंसल। इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना kg हो जाएगा? दैट इज 40 kg। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या है? सी। Let's go for question number 25. What is the acceleration of block placed on rough surface? The mass of block is 20 kg and is connected by a light string to hanging mass of 3 kg as shown in the figure. अगर मैं फिगर की बात करूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, यहाँ पर हमारा एक और ब्लॉक है जो कितने kg का है? ध्यान से देखिए 3 kg का है। ये ब्लॉक कितने kg का है? 20 kg का। यहाँ पर फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट कितना दे दिया गया है? दैट इज 0.04। ऑब्वियसली अगर ये स्लाइड करेगी तो इधर ही करेगी, अगर ये इधर स्लाइड करेगी तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू एम जी। म्यू कितना है हमारा? 0.04। जी आपका 10 दिया हुआ है तो एम जी कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.04 दैट इज व्हाट 8।
इस साइड का जो फोर्स होगा दैट इज 8 न्यूटन, यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट इज mg दैट इज 30 न्यूटन। हमें मालूम है एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कितना है 30, अपोजिंग फोर्स कितना है 8, 30 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टोटल मास 20 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा 23। सो ये कितना है 22 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 26. The position of a particle at any time t is given by an equation x is equal to v naught divided by a into 1 minus e to the power at. v naught is constant, a is greater than 0. The dimensions of v naught and a respectively are. ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है v naught डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस e टू द पावर 80। क्लियर है, ये पोजीशन है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x हमारा डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो एक्सपोनेंशियल टर्म का जो पावर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मैं अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता है 1, तो 80 का जो डायमेंशन होगा 1, इसका मतलब a का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई t, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ t टू द पावर -1। क्लियर है, a का डायमेंशन हमारा t टू द पावर -1। ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v नॉट डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब v नॉट का अगर डायमेंशन निकालना है तो v नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जाए x इंटू वॉट a। x हमारा लेंथ है, लेंथ यहाँ पर लिख ले लेंथ, और a हमारा जो डायमेंशन निकला वो कितना है t टू द पावर -1। सो देख सकते हैं यहाँ पर x और v नॉट का डायमेंशन कितना है। v नॉट पहले है तो यहाँ पर LT-1 और दूसरा क्या है T-1, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। Let's go for question number 27. Two equal point charges, each of 3 microcoulomb, are separated by a certain distance in meters. If they are located at I plus j plus k and 2i cap plus 3j cap plus 3k cap, then electrostatic force between them is. अगर ध्यान से देखेंगे तो दो चार्जेस का यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे दिया गया। पोजीशन वेक्टर दे दिया गया, मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है। एक का पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, दैट पोजीशन वेक्टर इज व्हाट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरे का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पर जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच का फोर्स बोला गया दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर मुझे ये पोजीशन वेक्टर ये पता चल जाए, ये वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पता चल जाए, तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं ये वेक्टर कितना हो जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप माइनस आई कैप दैट इज व्हाट आई कैप, 3 जे कैप माइनस जे कैप दैट इज 2 जे कैप, 3 के कैप माइनस के कैप प्लस 2 के कैप। पोजीशन वेक्टर आपको पता चल गया। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर पता कर ले तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। हमें फोर्स निकालने के लिए बोला गया था, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, फोर्स मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों का चार्ज सेम है तो के क्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट आर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। के हमें मालूम है कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू की बात करें तो यहाँ 3 माइक्रोकूलम है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, तो 10 टू पावर -6 का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर -12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर हमने 3 निकाला है दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 यहाँ पर कैंसिल, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 10 टू पावर -12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। Let's go for question number 28. A capacitor arrangement is shown below. The potential difference between points x and y will be. क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है, मान लिया जाए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर दिया हुआ है ये C, यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये 2C, यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये C, और यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये भी हमारा 2C। ये 2C है, ये 2C है और ये हमारा C है, यहाँ हमारा C है, और यहाँ पर इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दे दिया गया है 60 वोल्ट। क्लियर है। अगर ध्यान से देखें इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले सिर्फ इस 2C और इस 2C का, ये तीनों सीरीज में है तो किसी दो का भी निकाल सकते हैं। 2C और 2C कितना हो जाएगा C। तो अगर मैं फिर से अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये 2C और इस 2C का कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है ध्यान से देखें ये भी हमारा C है।
इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमारा कितना है 60। ध्यान से देखिए ये 60 है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा 60। ये पूरा सर्किट हमारा पैरेलल में है तो इसके पूरे सर्किट के अक्रॉस भी हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा 60। कैपेसिटर सेम है तो दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा मतलब यहाँ पर 30 वोल्ट और यहाँ पर जो है वो 30 वोल्ट हो जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। Let's go for question number 29. The resistance in 4 arms of Wheatstone bridge network in cyclic order is 5 ohm, 2 ohm, 6 ohm and 15 ohm respectively. If the current of 2.8 ampere enters the junction of 5 ohm and 15 ohm, then the current through 2 ohm resistor is. Question number 29 की अगर बात करें तो question number 29 में जो सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 15 ओम है और यहाँ पर कितना है 6 ओम है। यहाँ से जो करंट है वो करंट दे दिया गया दैट इज 2.8। आपसे पूछा गया इस 2 ओम में कितना करंट पास होगा। इस 2 ओम में जितना करंट पास होगा वो 5 ओम में भी पास होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये करंट हमारा आई है, इस करंट को अगर पता करना है तो करंट डिवीजन रूल लगा ले क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ करंट निकालना है आई इज इक्वल टू मेन करंट कितना है 2.8 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म कितना 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। अगर ध्यान से देखें तो ये 10 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा तो 21 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2.1 एम्पियर। सो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल व्हिच इंड्यूसेस 5 वोल्ट व्हेन करंट इन इट चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिलीसेकंड। क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना दे दिया गया है दैट इज 5। हमें एल पता करना है डी आई बाई डी टी। डी आई कितना चेंज हो रहा है 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर दैट इज 1। चेंज सिर्फ लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और डी टी कितना है हमारा 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो दैट इज व्हाट 1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ L इज इक्वल टू क्या लिखा जाए तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 मतलब 5 मिली हेनरी। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन फोटोसेंसिटिव मेटल इज न्यू नॉट when it is illuminated by light of frequency 2 nu naught. The maximum velocity of photoelectron is v. What will be the maximum velocity of photoelectrons when same metal is illuminated by light of frequency 5 nu naught? क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दे दिया गया, इसका मतलब वर्क फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन दे दिया गया जब इसे 2 न्यू नॉट से इल्यूमिनेट किया गया तो इल्यूमिनेट किया मतलब 2h न्यू नॉट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट वर्क फंक्शन दैट इज h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट हाफ mv²। v दिया गया है यहाँ पर। अगर ध्यान से देखें तो ये h न्यू नॉट इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा 2h न्यू नॉट डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू व्हाट v²। इसको एज इट इज रखते हैं। उसके बाद बोला गया नेक्स्ट टाइम जब इसे 5 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ इल्यूमिनेट किया जाता है तो व्हाट विल हैपन विद द वेलोसिटी। तो इसका जो फाइनल एनर्जी हो जाएगा 5h न्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट h न्यू नॉट प्लस हाफ mv' का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 8h न्यू नॉट डिवाइडेड बाई व्हाट m एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट v' का होल स्क्वायर। ये v' हमें कैलकुलेट करना है। 2h न्यू नॉट डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v² है तो इसकी जगह पर अगर रखूँ तो 4 इंटू दिस टर्म दैट इज 4 इंटू v² इज इक्वल टू व्हाट v'²। सो v' इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2v। सो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। वाटर इन रिवर 20 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द shear stress between horizontal layers of the water in river in Newton per meter square is coefficient of viscosity is what 10 to the power -3। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ईटा ए इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स। हमें स्ट्रेस निकालना है, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ईटा डी डिवाइडेड बाई डी एक्स।
ईटा की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 10 टू द पावर -3 dv बाई dx, वेलोसिटी का जो चेंज है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई dx या फिर dy बोल ले, दैट इज 20 मीटर। अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन 5 इंटू 10 टू पावर -4। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं लिखूं 5 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है, इन SI यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 33। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड 25 वाट 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series to 300 volt supply. Which of the following statement is correct? 100 watt bulb will fuse, 25 watt bulb will fuse, both 25 and 100 watt bulb will fuse, neither of them will fuse. क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो दो बल्ब सीरीज में लगाया गया। बल्ब है तो उसके पास रेजिस्टेंस होगा, तो एक बल्ब को मैं ये मान लूँ, ये फर्स्ट बल्ब है, दूसरा ये बल्ब है, ये सीरीज में कनेक्ट किया गया और कितने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, 300 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, पहले वाले का जो रेटिंग है वो दिया गया है 25 वाट 220 वोल्ट, दूसरे वाले का जो रेटिंग है वो दिया गया है 100 वाट एंड 220 वोल्ट। अच्छा, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर पे आप रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R1 बोलूँ और इसका रेजिस्टेंस अगर R2 बोलूँ तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस इज व्हाट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। अगर ध्यान से देखें दोनों बल्ब का वोल्टेज रेटिंग सेम है तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो अगर मैं बोलूँ कि R1 डिवाइडेड बाई R2 क्या होगा, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज P2 डिवाइडेड बाई P1। P2 कितना है यहाँ पर 100 वाट है और P1 जो है दैट इज 25। दिस कैन बी रिटन एज 4। इसका मतलब है R1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4R2। अगर R2 को R मान लिया तो R1 कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर R2 को R मान लूँ तो R1 कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। इसका मतलब R1 हमारा क्या है, 4R है और R2 कितना है हमारा, R है। अब ये बोला गया कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। बल्ब फ्यूज होने का मतलब है कि अगर बल्ब के क्रॉस का जो वोल्टेज है उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो फ्यूज होगा। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज आप कैलकुलेट कर ले। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ इसके क्रॉस का वोल्टेज अक्रॉस 1 इज इक्वल टू व्हाट, मेन वोल्टेज दैट इज 300 इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस 4R डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज 5R। R से R कैंसिल, 5 से ये 60 टाइम में कैंसिल, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 240 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया 240 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा 60 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है 300 वोल्ट। 240 वोल्ट है और इसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसका मतलब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सो 25 वाट वाला जो बल्ब होगा वो फ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 34। A sinusoidal wave is traveling on a string if the frequency of the wave is 150 Hz and mass per unit length of the string is 0.2 gram per meter. The average power transmitted by this wave shown is। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। जो क्वेश्चन में दे दिया गया है सबकी वैल्यू यहाँ पर रख ले। म्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है दैट इज 0.2 ग्राम पर मीटर। 0.2 ग्राम मतलब कितना, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर। SI यूनिट में कन्वर्ट कर ले। वेलोसिटी हमें निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू लेमडा। अब लेमडा की बात करें तो ध्यान से देखें यहाँ पर हाफ साइकिल, यहाँ पर कितने हाफ साइकिल है तो 5 हाफ साइकिल है और यहाँ का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हाफ साइकिल का लेंथ कितना होगा दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को मिलाऊं तो वेवलेंथ मिलेगा, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 150 हर्ट्ज। 150 इंटू व्हाट 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा 1200 इंटू व्हाट 10 टू द पावर -2। इसका मतलब ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। म्यू मालूम है, वी मालूम है, एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड भी अगर ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड कितना है 0.06 मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -2। आप इस सारी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 3.84 वाट।
क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 35. A small mass m suspended from a light inextensible string is given a horizontal speed equal to under root 2gl where l is the length of the string. The maximum angular displacement of mass from the vertical will be. क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अगर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया और इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया अंडर रूट 2gl वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर इसे वेलोसिटी दी गई है तो कितना एंगल ये कवर करेगा, थीटा। अगर बॉल यहाँ पर पहुँच जाती है, दिस थीटा कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2gl माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gl। ये फार्मूला तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब वेलोसिटी का जो रेंज होगा वो 0 से बड़ा और अंडर रूट 2gl के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। हमें मालूम है u की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दे दी गई है, दैट इज अंडर रूट 2gl। सो 2gl माइनस यू स्क्वायर दैट इज आल्सो 2gl डिवाइडेड बाई व्हाट, 2gl, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2, 90 डिग्री। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके रुक जाएगी, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर थीटा कितना होगा, पाई बाई 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36. अ टॉर्क ऑफ वैल्यू 5 न्यूटन मीटर एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी इनिशियली एट रेस्ट विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 3 सेकेंड विल बी। अगर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया जो टॉर्क अप्लाई किया गया दैट इज 5 न्यूटन मीटर। टॉर्क इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ I इंटू अल्फा। टॉर्क दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर, I भी दिया हुआ है 5 इंटू अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इज यूनिफॉर्म, अगर अल्फा यूनिफॉर्म है तो फार्मूला लगा सकते हैं ओमेगा का। ओमेगा इज इक्वल टू, फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। इनिशियल ओमेगा कितना है, 0 है। अल्फा हमारा है 1 है, और कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 रेडियन पर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 37. A particle of mass 1 kg is performing SHM and its displacement at any time is given by. What will be the kinetic energy of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37, काइनेटिक एनर्जी पता करना है तो सबसे पहले वेलोसिटी पता कर लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अगर x के अलॉन्ग डिस्प्लेस किया गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y के अलॉन्ग डिस्प्लेस किया गया तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया है ए कितना है, 2 है, ओमेगा कितना है, पाई डिवाइडेड बाई 12 है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें y चाहिए। y अगर ध्यान से देखें तो y का इक्वेशन जो दिया गया दैट इज 2 साइन, कितने सेकंड पे चाहिए, 2 सेकंड पे, तो टाइम की जगह पर 2 रख दें तो पाई डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 प्लस व्हाट, पाई डिवाइडेड बाई 6। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, और ये भी कितना है, पाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। 2 साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट 3। वाई के जगह पर यहाँ पर रूट 3 पुट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा के जगह पर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पाई डिवाइडेड बाई 12 है, दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 12 अंडर रूट ए स्क्वायर। ए के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 3। अगर ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट, पाई डिवाइडेड बाई 12। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्वेश्चन में दिया गया है, मास कितना, 1 kg, दैट इज हाफ इंटू एम दैट इज 1, वी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144। सो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 288। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। तो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38. Electric field due to conducting parallel plates at any point near to plate is E. Then what is the electric potential difference on moving a distance x parallel to the plates? क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो मान लेते हैं 2 पैरेलल प्लेट्स, एक प्लेट ये है और एक प्लेट, दूसरा प्लेट ये है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है, अब बोला गया कि इस एक प्लेट के पैरेलली अगर x मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स।
ऑब्वियसली कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर चलते हो तो देयर इज नो वर्क डन, वर्क डन नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं बोलूँ V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है। Let's go for question number 39. A circular coil of radius r is placed in variable magnetic field as shown in the figure. If a strength of magnetic field as a function of time is 5t square and resistance of the coil is y omega, then the induced current in the coil at any instant is induced current. क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो इंड्यूस्ड करंट की बात कर रही है, तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, दैट इज गामा। इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें निकालना है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है। खैर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो यहाँ पर सीधा क्या लिखा जाए, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। इसका मतलब हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बी डॉट ए को डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख लूँ बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दे दिया गया है, दैट इज 5t स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 5t स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर बात करूं तो इनको डिफरेंशिएट डी फाई बाई डी टी, टी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 10 पाई आर स्क्वायर इंटू वट टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। करंट अगर पता करना है तो क्या कर ले, 10 पाई आर स्क्वायर into t divided by what, gamma. So which option is correct? Option D is correct. So question number 39 का option D क्या है, correct है। Let's go for question number 40. In an electromagnetic wave E is equal to 1 volt per meter sin omega t minus kx, the average energy density of magnetic field in SI units will be. Question number 40 की अगर बात करें तो average energy density of magnetic field पूछा गया, टोटल एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पूछी गई है। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और ये किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये निकालो या फिर ये निकालो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, तो डायरेक्ट हम ये लगाएं, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ई स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.21 इंटू 10 टू द पावर -12 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये हमारा क्या है, एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट है। Let's go for question number 41. At temperature T1 the magnetic susceptibility of diamagnetic material is psi1 and at temperature T2 it is psi2. Then सबसे पहली बात है टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो इनमें से पहले 3 इक्वेशन ध्यान से देखें। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो पहला 3 इक्वेशन हमारे लिए वैलिड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 का अगर बोला जाए तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 42. The graph shows logarithmic readings of pressure and volume for two ideal gases A and B undergoing adiabatic process. It can be conducted that one of the gases A and B is monoatomic and another is diatomic. क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें मालूम है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसे मैं K से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं दोनों साइड ln यूज कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, ln P प्लस गामा इंटू ln V इज इक्वल टू व्हाट, ln K। ln K हमारा एक कांस्टेंट है, अगर ध्यान से देखें ln P यहाँ पर है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको इस साइड लेकर चले जाएं तो ये क्या होगा, गामा ln V प्लस व्हाट, ln K। ln P ध्यान से देखें y एक्सिस पे है और ln V क्या है, x एक्सिस पे है, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mx प्लस c। तो ये स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, तो ये दोनों अगर ध्यान से देखें, दोनों जो ग्राफ बनाया गया है स्ट्रेट लाइन का बनाया गया है और नेगेटिव स्लोप के साथ। अब स्लोप अगर ध्यान से देखें तो गामा से डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब है जिसका गामा ज्यादा होगा वो ज्यादा स्लोपी होगा, स्लोपी मतलब ज्यादा स्टिपी होगा। और गामा किसका ज्यादा होता है, सभी को मालूम है मोनोएटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मोनोएटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा है तो ये जो B है ये मोनोएटॉमिक होगा और ये A जो होगा वो डायएटॉमिक होगा। तो B इज मोनोएटॉमिक, A इज डायएटॉमिक, तो बोथ द ऑप्शंस A एंड C आर करेक्ट। सो अगर मैं बोलूँ 42 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 43.
A man can swim in still water with a speed 2 meter per second. The minimum time in which he can cross a river of width 200 meter is. क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर रिवर का जो विड्थ है अगर ये 200 मीटर है और बोला गया है जो स्विमर की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है दैट इज VBR 2 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को मालूम होगा टाइम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D डिवाइडेड बाई VBR cos थीटा। मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 1। सो T मिनिमम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D डिवाइडेड बाई VBR। D कितना है हमारा 200 मीटर, VBR कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में ही कैन क्रॉस द रिवर। सो 43 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 44। A polarizer and analyzer are inclined to each other at 45 degree. The intensity of polarized light emerging from the analyzer is I. The intensity of unpolarized light incident on the polarizer is. क्वेश्चन नंबर 44। एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I है, यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं दैट इज I0। इसे ही कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है अगर ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, पोलराइजर से जब लाइट पास करती है तो इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है, तो यहाँ से पास करेगी तो कितनी हो जाएगी I0/2। और फिर एनालाइजर अगर 45 डिग्री है तो I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट I। तो अगर मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर 45 कितना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2। तो I0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट I। सो I0 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, दैट इज 4I। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 45। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम, ये तो फार्मूला है आपको याद रखना ही है ना। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज व्हाट, E डिवाइडेड बाई 2m। सो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन क्या है, डी है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 46। A solid cylindrical body floats along its length in water with half of its height submerged. In the same way, if it floats with 1/4 of height submerged in an oil, then the density of oil is. क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो पहले में बोला गया कि अगर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है वो आधी हाइट तक डूबी हुई है, अगर आधी हाइट तक डूबी हुई है मतलब ये हाइट h/2 हो जाएगा और ये हाइट हमारा कितना है, h है। तो ये आपको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट, द हाइट विच इज इमर्स्ड इन द वाटर डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल हाइट। तो यहाँ पर कितना है, h डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h। इसका मतलब है कितना, हाफ। इसका मतलब है रो ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रो ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर इसे ऑयल में अगर डुबो दिया गया तो ऑयल में डुबो देने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका 1/4 हाइट लिक्विड के अंदर है, 1/4 हाइट लिक्विड के अंदर है, इसका मतलब h/4। तो अगर मैं बोलूँ रो ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ द ऑयल कितना होगा, दैट इज h/4 डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। सो रो ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू रो ऑफ द बॉडी। अब अगर ध्यान से देखें हमें निकालना था रो ऑफ द ऑयल, रो ऑफ द वाटर हमें मालूम है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रो ऑफ द ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट, रो ऑफ द 4 रो बी डिवाइडेड बाई 2 रो बी, एंड दैट इज इक्वल टू 2। रो ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 2 इंटू रो ऑफ द वाटर, इसका मतलब है रो ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू व्हाट, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 47। Two thin discs, each of mass m, radius r, are attached to form a rigid body. The moment of inertia of the system about an axis passing through the diameter of the disc and in the plane of the disc as shown in the figure will be. क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो 2 डिस्क है, एक डिस्क ये है, दूसरा डिस्क ये है। यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है और ये दोनों डिस्क है, दोनों का मास कितना है, यहाँ पर मास m कीजिए, यहाँ पर भी मास m कीजिए। इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/4। अगर मैं बोलूँ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का भी चाहिए तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r।
तो अगर मैं बोलूँ इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे मैं I1 मान लूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, दैट इज व्हाट mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 4 है, प्लस अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा md स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस md स्क्वायर, और md कितना है हमारा 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4mr स्क्वायर। ध्यान से देखें, दिस इज mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 4 दोनों को ऐड करेंगे mr स्क्वायर बाई 2 होगा, एंड दिस इज 4mr स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4mr स्क्वायर, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी करेक्ट है। Let's go for question number 48. The magnitude of change in potential energy of a particle of mass m when it moves from the center of the earth to the surface of the earth will be. क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर, दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट -3gmm डिवाइडेड बाय व्हाट 2r। सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है -gmm डिवाइडेड बाय व्हाट r। हमें बोला गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, -gmm डिवाइडेड बाय r माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 3gmm डिवाइडेड बाय व्हाट 2r। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा gmm डिवाइडेड बाय 2r, gmm डिवाइडेड बाय 2r। ध्यान से देखिए gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्मॉल g होता है, तो gm अगर r को नीचे से मल्टीप्लाई करें ऊपर भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू व्हाट, यहाँ पर कितना हो जाएगा m इनटू व्हाट r डिवाइडेड बाई 2। ये पार्ट कितना है, ये पार्ट हमारा g है, तो ये कितना हो जाएगा mgr डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। In question number 49, two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are 2K and 3K. The thermal conductivity of the composite rod will be. Question number 49 में composite rod का thermal conductivity के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारा लेंथ L है, यहाँ का लेंथ हमारा L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस सेक्शन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज 2K, इस सेक्शन का थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना है 3K। जब इक्वल लेंथ हो और इक्वल सेम एरिया हो तो थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है 2K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई व्हाट K1 प्लस K2, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2K1, K1 के जगह पर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2K इंटू व्हाट 3K डिवाइडेड बाई 5K, K से K कैंसल, so this will be equal to what 12K divided by 5. So equivalent thermal conductivity is what 49 का option B correct है। Okay, let's go for question number 50. Which among the following rays causes greenhouse effect, that is infrared rays, आप लोगों को सभी को मालूम होगा ही। So question number 50 का option क्या है, A क्या है correct है। So finally यहाँ पर हम लोग इस वीडियो सेशन को कंप्लीट करते हैं। Let's meet in the next video lecture.